तो शाम के बज रहे हैं 6 और तकनीकी रूप से महाराष्ट्र में अब वोटिंग खत्म हो गई है। सिर्फ अब उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी पोलिंग बूथ के अंदर हैं। 6 बजे तक का वोटिंग का समय था, सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, शाहरुख खान साहब कुछ देर पहले बांद्रा में माउंट मैरी पोलिंग बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो, उनकी पत्नी गौरी खान, उनके दोनों बच्चे, सब ने वहां पर अपना वोट डाला। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो 5 बजे तक 58% से ज्यादा वोटिंग की खबरें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटिंग सुबह से काफी सुस्त थी वो आखिरी 1-2 घंटे में काफी तेज हुई। और अगर ये 60 के ऊपर निकलती है, 61% के ऊपर जाती है, तो लगभग पिछले विधानसभा चुनाव जितना ही आंकड़ा पहुंच जाएगा। हालांकि अभी आंकड़े अपडेट होते रहेंगे। आज वोटिंग करने के लिए सितारे भी लाइन में लगे। किंग खान, शाहरुख खान, जैसा हमने आपसे कहा थोड़ी देर पहले ही, वोटिंग के लिए फैमिली के साथ गए थे। शाहरुख खान बांद्रा में वोटिंग करने गए थे। बांद्रा में ही उनका घर भी है, माउंट मैरी पोलिंग सेंटर पर उनका। और ये सलमान खान साहब, ये सब लोग बांद्रा में ही रहते हैं, अलग अलग जगहों पर। और कई सितारे आज दिखाई दिए, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार ने आज सुबह ही अपना वोट सबसे पहले डाल दिया था। ये देखिए तस्वीरें, सबसे पहले वोट डालने वालों में शामिल रहे अक्षय कुमार, राजकुमार राव, जॉन इब्राहिम भी सुबह पहुंचे। तो अमूमन वो एक्टर्स जो अपनी सेहत के लिए ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने सुबह वोट डाले। फरहान अख्तर साहब, सचिन तेंदुलकर जो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उनकी तरफ से आपने पिछले 2-3 दिनों में कई जो ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल्स हैं वो सुने होंगे, जहां वो कहते हुए नजर आए कि हेलो, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं और आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। उन्होंने खुद आज अपने परिवार सहित अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया मुंबई में। तो लोकतंत्र के इस त्योहार में मुंबई में अंबानी परिवार ने भी अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार सहित तो वोट डालने पहुंचे, जहां पर आकाश, अनंत, श्लोका ये भी नजर आए उनके साथ। नीता और ईशा अंबानी ने भी आज वोट डाला। मुंबई के पेडर रोड पर अंबानी परिवार ने अपना मताधिकार किया। इससे पहले कई और दिग्गजों ने भी आज अपने अपने वोट डाले। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इंडस्ट्री के दिग्गज एक साथ निकले। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने अपना राइट इस्तेमाल किया। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा HDFC के पूर्व CEO KK मिस्त्री, पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख साहब, इन सब ने भी अपने अपने वोट डाले। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद उन्होंने एक उम्मीद भी जताई थी कि दक्षिण मुंबई में इस बार ज्यादा वोटिंग देखने को मिल सकती है। तो सियासी दिग्गजों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज अपना वोट दिया है। इसके अलावा अजीत पवार भी वोटिंग करते नजर आए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी फैमिली के साथ वोटिंग करने पहुंचे। तो ये देखिए वो तस्वीरें जहां पर ये मिली जुली हैं। नितिन गडकरी, नाना पटोले, उसके अलावा आप देख रहे हैं पीयूष गोयल, राज ठाकरे, अजीत पवार, तमाम लोग आज निकले। अलग अलग पार्टियों के नेता, शायना NC, सुप्रिया सुले, सब ने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई नेता खुद चुनावी मैदान में हैं, तो कई अपनी पार्टी के नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई के हाजी अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जो सुबह से फील्ड में है। तो विवेक, सुबह से लेकर शाम हो गई। सबसे पहले तो आपके इस हार्डवर्क के लिए आपको बधाई। और चुनाव की कवरेज, एक ऐसी कवरेज जिसमें आप लोगों का पूरा दिन फील्ड पर जाता है। तो अब देखिए, मतदान टेक्निकली तो बंद हो चुका होगा, 6 बज चुके हैं। जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो 58% का मैं पढ़ रहा था, यानी कि अगर 1 घंटा उसमें और जुड़ेगा तो फिर ये प्रतिशत 60 के ऊपर निकलने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सही विपिन आपने देखी, लेकिन इस बार उम्मीद जो थी वो ज्यादा लगाई जा रही थी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों में जो मतदान का दिन रखा गया था वो वीकेंड से जोड़कर रखा गया था। तो बहुत सारे लोग वीकेंड्स के जोड़कर छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले गए, मतदान नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में फ्राइडे रखा गया तो फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, मंडे रखा गया तो सैटरडे संडे मंडे हो गया। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्लानिंग के तहत इस दिन मतदान रखा, वीकडेज में मतदान रखा, ताकि मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें। मौसम भी ठीक था, ना बारिश थी, ना ज्यादा तेज गर्मी थी, ना ज्यादा तेज धूप थी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगी। वोटिंग परसेंटेज 70% के अबव जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 बजे तक तो वोटिंग परसेंटेज 40s में था, 42% था।
ये जो 2 घंटे थे, 3 से 5 के जो 2 घंटे था, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा। फॉर्चुनेटली वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक 58% हुआ। 1 घंटे का अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2 या 3% बढ़ के भी जाएगा, तो 61 या 62% जाएगा, जो लोकसभा चुनाव में भी था, 2019 के चुनाव में था, वहीं पर भी ऑलमोस्ट इतना ही परसेंटेज था। तो बोल सकते हैं कि 100 में से 60 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। हालांकि उम्मीद काफी ज्यादा बताई जा रही थी कि 70% क्रॉस करेंगे, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अब देखिए, अब सबकी नजरें विपिन जो है वो 23 तारीख को है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, 2 एनसीपी और 2 शिवसेना। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने और उम्मीदवारों ने पूरी की पूरी ताकत झोंक डाली और अब क्लेम किया जा रहा है कि सभी पार्टी जो 2 अलायंस है, महाविकास अघाड़ी और महायुति, दोनों अलायंस दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है। सबकी निगाहें अब 23 तारीख को रहेंगी कि आखिरकार जो उनका दावा था और जनता ने किसको चुना। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, 6 बजे वोटिंग टेक्निकली खत्म हो चुकी है, यानी कि जो अब बूथ के अंदर हैं वही सब आप वोट कर सकते हैं। जो मेन गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। जैसा मैंने और आपने दोनों ने कहा कि 61-62% वोटर पर रहेगा। ये 62% महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि 23 तारीख को किसकी सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 9.5 करोड़ वोटर्स थे पूरे महाराष्ट्र में, महिलाएं और पुरुष मिलाकर। उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.5 करोड़ के आसपास या 5 करोड़ के आसपास लोगों ने मतदान किया है। तो सबकी नजरें अब 23 तारीख को रहेंगी। लेकिन उससे पहले विपिन देखिए, मतदान से 12 घंटे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में 2 हाई वोल्टेज ड्रामा हुए। कल शाम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के ऊपर एलिगेशन लगे कि वो पैसे बांट रहे हैं। तुरंत उनके ऊपर एफआईआर होती है, एक्शन होता है। कुछ ही देर बाद एक वीडियो वायरल होता है जो बीजेपी क्लेम करती है उन्होंने रिलीज किया। उसमें बिटकॉइन का बम फोड़ा जाता है और बताया जा रहा है कि सुप्रिया सुले रिटायर्ड ऑफिसर के साथ बातचीत कर रही हैं कि पैसा फ्लो बाहर निकालिए और इलेक्शन में यूज करना है। इस पर सुप्रिया सुले का साफ तौर पर कहना है कि वो हर एक जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के तैयार है। वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े भी कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए तैयार है। तो ये आप समझिए कि 12 घंटे पहले ये 2 हाई वोल्टेज ड्रामा होते हैं, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, सबकी नजरें 23 नवंबर को रहेंगी और सारे नेता अब टेंशन मोड में भी आ जाएंगे, नर्वस मोड भी आ जाएंगे कि आखिरकार जनता ने किसको चुना है अपनी नई सरकार और अपना नया सीएम। विपिन जी बिल्कुल। तो देखिए, 2 बातें। वैसे तो मुंबई या महाराष्ट्र जनता जागरूक मानी जाती है, लेकिन एक लो टर्न अराउंड होता है वोटिंग का, ये थोड़ी अफसोस की बात है। कई बार लोग इसको छुट्टी के तौर पे मना लेते हैं। खैर बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वो 60 के करीब आंकड़ा आता हुआ दिखा, वो जितना ऊपर चला जाए आखिरी आधे घंटे में उतना बेहतर। 70% शायद जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो तो ना होता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब 23 तारीख पे डेफिनेटली नजर रहेंगी। इस बीच कुछ देर बाद एग्जिट पोल्स भी आएंगे, लेकिन जो हश्र एग्जिट पोल्स का हुआ पिछले कुछ चुनाव में, शायद उतनी क्रेडिबिलिटी अब इस वक्त उनके पास नहीं है। लोगों का कितना विश्वास होगा, नहीं होगा, किस तरह के रिएक्शंस होंगे, वो अलग बातें हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं है। 23 तारीख यानी आने वाला शनिवार जब ये पूरी तस्वीर होगी साफ। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दिन आपने मेहनत की है, तो अब थोड़ा आराम करने का भी वक्त है, क्योंकि अब पोलिंग समाप्त हो गई है और हम इस पे लगातार विवेचना विवेक करते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और प्रेम कुमार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अय्यर साहब, अभी आपने सुना कि वोटिंग परसेंटेज इस बार हम सोच रहे थे कि अच्छा होगा। और अच्छा देखिए, इस बार का जो मुंबई का चुनाव, महाराष्ट्र का जो चुनाव है, बार बार चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसा बड़ा हुक नहीं है, मुद्दे नहीं हैं, बड़ा ही घमासान है, खिचड़ी है, नहीं कैंडिडेट स्पेसिफिक ये चुनाव होगा। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं जहां कैंडिडेट स्पेसिफिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर खींचने की कोशिश की जाती है, निकालने की कोशिश की जाती है वोटिंग की। लेकिन 60% बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, जैसा अभी विवेक बता भी रहे थे। क्या अनुमान लगाएं इससे, क्या कुछ बिटवीन द लाइन्स रीड किया जा सकता है? देखिए, जो ट्रेंड पहले रहा, ये इस बार भी वही ट्रेंड दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव और चुनाव को लेकर जो गंभीरता से वोटर की जो अप्रोच है वो ग्रामीण इलाके में ज्यादा है शहरी इलाका से। मुंबई जैसे शहर में भी आप देखें, चुनाव के कैंपेन बड़े गर्म रहे। सारे नेता, हर अलायंस पार्टनर के जो कैंपेन, अगर मीटिंग्स देखेंगे, वे बहुत एग्रेसिव रहा है।
कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ी, कई इश्यूज आए, कई मुद्दे आए, कई चीजों को फ्लैग किया गया, कई अचीवमेंट्स को क्लेम किया गया। लेकिन जब चुनाव जब चुनाव आती है तो हम देख रहे हैं कि वोटर की एक प्रकार से शहरों में जो एपैथी रही है वो एपैथी इस बार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में 60% कोई कम फिगर नहीं है, उसको हम इतनी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं कह सकते। दूसरी बात, इस बार देखिए कई संगठन, कई एनजीओ कुछ हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या ना हो, वो भी लगे हुए थे भाई किसी तरह इस बार वोटरों को खींच के लाना है और उनको वोट करवाना है। किसी को भी वोट कीजिए लेकिन वोट दीजिए। ये कैंपेन बहुत तरफ अनेक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लिया गया। कम से कम मैं जानता हूं 200 एनजीओ लगे हुए थे। हम ये भी सुन रहे थे कि संघ परिवार की ओर से भी उनकी जितनी एफिलिएट्स है वो भी के, कई मुस्लिम संगठन भी लगे हुए थे भाई वोट करना है, वोट के समय पीछे इसके ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक अपत्ति रही है। लेकिन जो मुद्दे की आपने जो जिक्र किया, मुद्दे तो इस बार कई मुद्दे रहे, बेरोजगारी से लेकर जो लोक कल्याण कार्यक्रम के नाम पे जिस तरह पैसे इस बार डायरेक्टली कई पार्टीज ने जो ऑफर की ये की थी। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखने को है कि जो माहौल लोकसभा चुनाव 2024 में जो माहौल था, क्या वो माहौल बरकरार रहा या बदल गया? ये चुनाव ये दर्शाएगा कि कैसे 3-4 महीने में भी एक अगर माहौल किसी एक गठबंधन के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है, वो भी कैसे बदल सकता है। ऐसे कई चीजें हैं और बाकी भी फैक्टर्स हैं इसमें। भाई सेना वर्सेस सेना की बात हो रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात हो रही है, और आपको 2 एनसीपी है, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। और बारामती में खास करके आप देख रहे हैं किस तरह ये इस बार फाइट तो जानते, मतलब हम सब विश्लेषण यही कर रहे थे ये फैमिली का फाइट है, लेकिन फैमिली के कई सदस्य दोनों की तरफ से अपने अपने सपोर्टर्स के फेवर में बाहर आना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि अजीत पवार के परिवार भी बाहर आए, शरद पवार के बाहर आ रहे। तो ये इस बार चुनाव अगर देखेंगे कई चीजों में एक नया ये है। तो इसीलिए चुनाव किस ओर जाएगा, किसी गठबंधन को पूरा बहुमत मिलेगा या ना मिलेगा। और एक बात मैंने देखा है विपिन जी, जितने भी लोग रिपोर्टर्स फील्ड में गए, जितने भी सो कॉल्ड पोल एक्सपर्ट्स हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने का। इतनी मतलब वोटर्स के माइंड में तो क्या चल रहा आपने है। आप बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो आपने कभी बात उठाई कि क्या 4 महीने पहले जो माहौल था, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा आया था, ट्रेटर वाली बात आई थी, गुस्सा था, तोड़ फोड़ पे गुस्सा था, कुछ लोग विलेन बन गए थे, क्या जनता का जो गुबार उस समय निकला, जो लोकसभा के नतीजों में दिखा, वो निकल गया या वो अभी भी, क्योंकि इस पे बहुत सारा निर्भर करेगा नतीजा, क्या इस पर हम कुछ अभी बात रख सकते हैं कि लोग अब उस चीज को भूल गए, अब आगे बढ़ गए, फिर लाडली बहना आ गई तो उसका क्रेडिट जाने लग गया शिंदे साहब को, उनकी कह रहे हैं छवि उससे सुधरी है, लोगों को हाथ में पैसा है तो डेफिनेटली कुछ फर्क तो पड़ा होगा। तो क्या 4 महीने में समीकरण इतने घूम गए कि जो युति है जो बैकफुट पे थी उसको कुछ फायदा मिला, जो अगाड़ी का एडवांटेज था वो कुछ हद तक जाता रहा? कुछ कह सकते हैं हम इस पे? देखिए हमेशा लोगों की गुस्सा हमेशा बरकरार नहीं रहती। जब अगर कोर्स करेक्शन दूसरी तरफ से हो, अगर कोई जो गलतियां जो पिछली बार किए थे, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर गठबंधन में किस तरह सीटें बांटे गए, जो लोकसभा के समय में देखा, अगर उसमें कोर्स करेक्शन हुआ है, लोगों की सिंपैथी या गुस्सा दोनों बरकरार नहीं रहती है। हमने पहले कई चुनाव में देखा है, जब असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव अलग अलग होता है, मुद्दे भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि गुस्सा को बरकरार रखना सबसे मुश्किल है। अवश्य उद्धव ठाकरे जी की तरफ से ये कोशिश जरूर रही कि अपने साथ जो मानते हैं कि अन्याय हुआ, उस अन्याय को ही वो मुद्दा बनाए। सारे मीटिंग्स में अपने साथ जो धोखा हुआ वो उसी बात को बार बार कहते रहे। जब दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का बड़ा स्पष्ट ये था कि उन्होंने आने के बाद पिछले 2 साल में कैसी चीजें बदली है, कैसे फैसले लिए गए, बार बार खटाखट वर्सेस फटाफट की बात करते रहे एकनाथ शिंदे। और कई विश्लेषण का यही है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद लेने के बाद जिस तरह उनकी पर्सनालिटी में चेंज, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में चेंज, ये सारे बातें भी है इस चुनाव में। और दूसरी बात हमें देखना है कि बीजेपी की तरफ से जितना जो बैकरूम मैनेजमेंट जिस तरह हुई है इस बार, देखे सामने ज्यादा ना आके। और दूसरी बात ये स्लोगन्स का भी लेकर काफी चर्चा भी हुई है, क्या पोलराइजेशन कितना हुआ नहीं हुआ। अपना यूपी मुख्यमंत्री की योगी जी की स्लोगन
और प्रधानमंत्री की स्लोगन, इसका क्या असर है, और जो उलेमा की तरफ से जो अपील की गई थी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर की, उसका क्या माइनॉरिटी फैक्टर कितना असर पड़ेगा, ये सारी चीजें इस चुनाव में एक टेस्ट पे है। हाँ, मतलब लगातार प्रयास होते रहे, बीच में धर्म वाला फैक्टर भी आया, कटेंगे बटेंगे भी आ गया, आखिर होते होते तक भी कहीं तावड़े साहब आ गए, कहीं बिटकॉइन आ गया, मतलब प्रयास जारी है। तो शायद सर्टेनिटी तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि इतनी खिचड़ी पकी हुई है, पार्टियों के स्प्लिट्स हैं, गुस्सा, ये वो तमाम बातें। एक और फैक्टर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा शेखर साहब, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का गढ़ है महाराष्ट्र में, नागपुर में से निकलती है आरएसएस, बड़े नेता उसके यहाँ पर हैं, अपना सेंटेनरी ईयर भी वो लेकर मतलब सेंटेनरी ईयर में भी वो चल रही है। क्या उनका भी एक फोकस होगा कि इस प्रदेश को बनाया जाए, बरकरार रखा जाए, चाहे जिस भी फॉर्म में है, आप थोड़ा गठबंधन में ही काम करना पड़े आपको, लेकिन ये प्रदेश वो भी जीतना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी के परफॉर्मेंस में आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप उसी राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं जहां से आरएसएस निकलती है, क्या इसका कोई इंपैक्ट, कोई कनेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से अगर हम कंपेयर किया जाए तो इस चुनाव में आरएसएस और उनके जितने संगठन हैं, उनके महिला संगठन हो या बाकी जितने उनके एफिलिएटेड संगठन हैं, वो सारे लगे हुए थे वोटर को जागरूक करने पे। मतलब खुला, अगर मतलब कोई सीक्रेट नहीं था। वो जाके मोहल्ला मोहल्ला गए, डोर टू डोर गए, ये बताने के लिए देखिए कई इश्यूज हैं, लेकिन आप जाके वोट कीजिए। आज भी आपने देखा होगा जब आरएसएस के सरसंघचालक ने वोट डाल के बार बार यही बात रखी कि सबको जाके वोट करना है, वोट बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है हर नागरिक को। तो आरएसएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि अपने कोऑर्डिनेशन लेवल पे अपनी मोबिलाइजेशन हुई है ताकि ज्यादा वोट डाला जाए, क्योंकि उसी में उनको लगता है कि जो समीकरण बनेगा चुनाव के बाद उसमें। और हम ये भी भूल नहीं सकते, आरएसएस का इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी 100 साल का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू होना है। तो ये इस बार भी लोकसभा चुनाव से इस बार इतने हैंड्स ऑफ पॉलिसी नहीं है, बड़े एक्टिवली सब उन लोग लगे हुए थे, उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे। और ये तो डायरेक्ट प्रचार तो नहीं था बीजेपी के लिए या मायावती के लिए, लेकिन वोटर्स को इश्यूज में जागरूक करने में वो लगे हुए थे। आप समझ सकते हैं किन किन इश्यूज को उन्होंने फ्लैग किया है, उसका असर क्या होगा। जी चलिए, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ बातचीत में और फिर कुछ थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि एग्जिट पोल की तरफ अब धीरे धीरे शाम बढ़ रही है, एग्जिट पोल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस बार सच में सबको इंतजार है एग्जिट पोल्स का, या फिर 2 दिन बाद ही अगर नतीजे आने हैं तो सारी बात वहीं होगी, सारी नज़र वहीं होगी। और एग्जिट पोल्स में भी क्या आएगा, प्लस कौन से और फैक्टर्स यहाँ पे काम करते नजर आएंगे, क्योंकि हर तरह की चीज़ हमने देख ली इस चुनाव के अंदर। महाराष्ट्र का चुनाव एक भानुमति का पिटारा है, क्या निकलेगा उसमें से कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखें। वेलकम बैक। चुनावी दंगल में हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। तो महाराष्ट्र और झारखंड के भी इनफैक्ट, और अन्य जो आज उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश पे भी नज़र है, क्योंकि वहाँ पर 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, एक लोकसभा की भी सीट है जिस पर आज उपचुनाव है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से नहीं है। चलिए वो सब डिटेल्स भी हम लेंगे, लेकिन मुख्य जो इस बार चुनाव का फोकस है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह की गठबंधनों की लड़ाई है, जिस तरह की पार्टियों की लड़ाई है, वो थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का पहले चुनाव शायद ही देखा गया हो महाराष्ट्र में। राइट, हम बातचीत कर रहे थे तो शेखर अय्यर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अय्यर साहब, तो अब थोड़ी देर बाद हम एग्जिट पोल्स की तरफ बढ़ेंगे। एग्जिट पोल, अब लोकसभा का चुनाव लें या पिछले 2 विधानसभा के चुनाव गए, वहाँ पे थोड़े अपनी जगह से हट गए। अब जबकि मामला इतना ज़्यादा गुथा हुआ है आपस में, जहां पार्टियों को भी श्योरिटी नहीं है कि किस करवट ऊंट बैठेगा, एग्जिट पोल पर हम कितना रिलाय करें और क्या वो कोई साफ तस्वीर दिखाने की स्थिति में होंगे? देखिए, पहले से ही हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल कराने वाले और जो फील्ड में जाके करते हैं, इस बार एक बहुत ध्यान दिया है कि जो फीडबैक वो ले रहे हैं वो फीडबैक वो ईमानदारी से दिया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में काफी ऑफ द मार्क चला गया था। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि काफी कॉशन होगा जो भी फिगर्स आएंगे, और मुझे नहीं लगता कोई एग्जिट पोल कोई भी सर्वेइंग एजेंसी इतने कॉन्फिडेंस होगा किसी एक पक्ष में पूरा ग्रीन सिग्नल देने की इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि हमेशा जो एरर परसेंटेज जो रखते हैं
वो एरर परसेंटेज मुझे लगता है इस पर ज्यादा ही हो सकता है। और दूसरी बात, ये वोटर्स मतलब एग्जिट पोल का मतलब जिन्होंने वोट डाल के बाहर आके जो बता रहा है मैं किसको वोट किया हूं, और इसमें जो चुनाव माहौल है महाराष्ट्र में, जो चुनाव की जो रणनीति हर पार्टी की रही है, जो बिग पिक्चर जो है, देखिए 6 पार्टियां लगी हुई है, 6 पार्टी में 2 गठबंधन, और जैसे हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है कम से कम 75 सीटों पे, और सेना वर्सेस सेना की तो हम देख रहे हैं कि 47 सीट में है, और एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार ये तो कम से कम 38 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसा एक है कि जो वोटर है, देखिए हमने ये लोकसभा चुनाव में भी देखा, खास करके एनसीपी वोटर को बड़ा कंफ्यूजन था। जो मानते हैं शरद पवार लीडर हैं, वो उन्होंने जाके जो क्लॉक है उस पर वोट दिए, जब वहां पे कैंडिडेट था अजीत पवार का। ये सिंबल को लेकर भी पिछली बार कंफ्यूजन हुआ था, तो इस बार कंफ्यूजन किस प्रकार का है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट कुछ लोग सेना के सिंबल में यानी एकनाथ शिंदे के सिंबल में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये सारे कंफ्यूजन में भी है। देखिए वोटर्स पिछले लोकसभा चुनाव में भी कंफ्यूजन देखे, इस बार भी वो कंफ्यूजन है कि फलाना कैंडिडेट किस पार्टी का है, इस बार क्यों इस पार्टी से लड़ रहा है। और एक बात है, मैं देख रहा हूं जितने मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई है महाराष्ट्र के वोटर से, जो महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट्स हैं, वो उनका कहना है भाई हम तो वोट कर देंगे, हमारे मन में जो बात है हम करेंगे, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी पार्टी अपने गठबंधन में ही रहे, क्योंकि वो भी तैयार है, वोटर इस बार भी तैयार है। जो ट्रेंड 2019 में उन्होंने देखा कि चुनाव के बाद क्या समीकरण बन रहा है, किसका जो अरिथमेटिक कम हो रहा है, तो वो पूरे नए कन्फिगरेशन हो सकते हैं, नए अलायंसेस बन सकते हैं, और सरकार बनाने की बात फिर आएगी। तो उस समय शरद पवार कहाँ रहेंगे, अजीत पवार कहाँ रहेंगे। देखिए कांग्रेस बीजेपी छोड़ के बाकी पार्टी साथ किसके साथ क्या गठबंधन करेंगे, उसमें वोटर का कोई भरोसा नहीं है। और ये भी फैक्टर किए है कि भाई जो भी होगा परिस्थिति की बात देखा जाएगा। अच्छा शेखर साहब, इस चीज को कैसे समझे कि देखिए 2 महागठबंधन हैं और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद कोई AIMIM मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा कुछ बड़ा रोल प्ले कर पाएगी, या फिर अन्य जो हैं वो, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि नहीं? ये तस्वीर बनेगी कैसे, मतलब क्या कोई या तो एक गठबंधन जीतेगा एक हारेगा, कांटे की टक्कर हो जाएगी, कहां फंसेगा पेच? विपिन जी देखिए, सबसे मतलब इजी पिक्चर मैं आपको कहूं, अगर एक गठबंधन को 145 मतलब जो हाफ वे मार्क से ज्यादा हो गया तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, वो सरकार बनाने के पूरी तैयारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, देखिए 2 बड़े पार्टियां 2 गठबंधन में, एक है बीजेपी महायुति में और दूसरा कांग्रेस है। बीजेपी कम से कम 148 सीट्स पे लड़ रही है और कांग्रेस 102 में। अब इनकी स्ट्राइकिंग रेट क्या होगी, 148 से बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी। और मैं मानता हूं दोनों गठबंधन में, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के जितने 100 की नजदीक जा पाएंगे उतनी उनकी कैपेसिटी होगी अगले सरकार बनाने की। अगर बीजेपी अब अगर 148 से मान लीजिए 80, 85, 90 अगर स्ट्राइक रेट अच्छी होती है तो और उनकी जो क्षमता है सरकार बनाने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बाकी पार्टी से देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे का 85 सीट्स है और दूसरा अजीत पवार के 55 है। उधर आप देखिए कांग्रेस 102 है और यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे जी का जो सेना है उसमें 94 पे लड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा, 94 में कितने कर पाएंगे, क्या स्ट्राइक रेट रहेगा। और शरद पवार स्वयं 85, उनकी पार्टी 85 पे कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ रहे, वहां क्या स्ट्राइक रेट रहेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गणित होगा सर। और अब तो वो जैसे जैसे खुलेंगे, चाहे वो एग्जिट पोल के जरिए हम देखें, चाहे फाइनल रिजल्ट डे के दिन देखें, लेकिन हाँ आप सही कह रहे, किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट रहेगा, जो 2 बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं वो कितनी सीट्स ला पाएंगी, और कुल मिला के 145 तक अगर पहुंचेंगे, क्रॉस भी करेंगे, तो उसका इंटरनल समीकरण क्या होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल क्योंकि ये आज का चुनावी दिन है, आज वोट डाले गए हैं, अब तो संपन्न हो गया है और अब मतपेटियों में और उन मशीनों में EVMs में जा चुका है, अब उनकी गिनती होगी, वही हमें बताएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और इस चुनावी दंगल में भी हम फिलहाल इजाज़त लेंगे, लेकिन फिर लौटेंगे 7 बजे माय एग्जिट पोल के साथ, जहां पर एक तस्वीर तो बनाने की कोशिश होगी कि भाई क्या निकल सकता है महाराष्ट्र में, क्या हो सकता है झारखंड में, किस तरह की तस्वीर बन सकती है। नतीजों पे तो नज़र रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल
चलता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हर बार इंटरेस्ट तो पैदा करते ही हैं। तो 7 बजे से जरूर देखिए हमारी महा कवरेज महा एग्जिट पोल पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।